नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ट्रैक्टर कंपनी के बारे में। अगर मैं इंडिया के टॉप 10 ट्रैक्टर्स कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो नंबर 1 में आपको दिखेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, एक लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सारे इंडियन कंपनी है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनमें से टॉप 10 कंपनी का अगर सर्च करेंगे तो आपको लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, एक ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप 10 कंपनीज के। यहाँ पे ट्रैक्टर्स का नाम आपको दिखेगा। मैं आपको ट्रैक्टर्स का नाम क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो आईपीओ लेके आने वाला है, और वो भी एक ट्रैक्टर कंपनी है, और वो भी इंडिया के टॉप 10 कंपनी के अंदर आ चुके हैं। मतलब इंडिया में टॉप 10 ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनी के अंदर आ चुके हैं। तो जबरदस्त होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि डीपली में आपको डेटा शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर सेक्टर मतलब ट्रैक्टर वाइज बात करूँ तो नंबर 1 पोजीशन में है महिंद्रा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला ट्रैक्टर है महिंद्रा। उसके बाद देखिए बहुत सारे कंपनी आपको मिलेगा। अगर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं टीएफई है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो नंबर 3 पोजीशन में सोनालिका है। तो सोनालिका भी है। उसके साथ साथ आप और भी नंबर 4 पोजीशन में देखेंगे तो कोबाटा मतलब एस्कॉर्ट भी है। तो इस तरीके से लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा। अगर इसी लिस्ट में देखे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं जॉन डीप भी है, सॉरी जॉन जॉन डियर भी है। साथ ही साथ इसी तरीके से लंबा सा लिस्ट देखेंगे, न्यू हॉलैंड भी है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो कोबाटा ये भी एक अलग कंपनी है। और उसके बाद जिस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा उसका नाम है इंदो फ्रेम, सॉरी इंदो फार्म लिमिटेड। तो इंदो फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड जो इंडिया के टॉप 8 में रैंकिंग कर चुके हैं। 8 नंबर रैंकिंग में इस कंपनी रैंकिंग कर चुके हैं। इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो मतलब स्टार्टिंग हुआ था 1994 में, और बिजनेस जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो टोटल कंपनी का बिजनेस यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं इंदो फार्म जो कंपनी है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जहाँ पे ट्रैक्टर्स हो गया, जहाँ से रोटर टेलर हो गया, साथ ही साथ हार्वेस्टर हो गया। इस तरीके से कुछ कार्स मतलब कार्नेस भी हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको आपको डीपली देखना है तो आप एक एक करके जो फोटोज वगैरह होते हैं, और ट्रैक्टर के अलग अलग मॉडल्स कंपनी लॉन्च कर चुके हैं। 4 अलग अलग मॉडल लॉन्च कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे सारे फोटोज को देख सकते हैं। सारे गाड़ियां देखिए, इस तरीके से क्रेन्स भी कंपनी बना रहा है। क्रेन्स मतलब जो ऑफ रोड गाड़ियां हैं वो भी कंपनी बना रहा है। तो क्रेन्स के अलग अलग मॉडल्स कंपनी के पास है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना किसी भी कंट्रीज का बिल्ड होगा तो वहाँ पे क्रेन्स का भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेंगे। तो उसी क्रेन्स का भी कंपनी बहुत अलग अलग कैटेगरीज के क्रेन्स कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ देखा है तो कंपनी के ऊपर जो ट्रैक्टर, साथ ही साथ हार्वेस्टर के लिए अब रोटर जो टिलर है उसको भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो हार्वेस्टर के लिए जो ट्रैक्टर होते हैं वो भी कंपनी बना रहा है। तो सीधा सीधा कहो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी एक अच्छा खासा खुद को प्रेजेंट रखा है, और इंडिया के टॉप 8 रैंकिंग में इस सेक्टर में एंटर हो चुके हैं। मतलब टॉप 10 में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर आईपीओ में काम करने से पहले आपको इस सारी चीजों के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि बिना जानकारी से आप अगर काम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकते हैं। देखिए, कंपनी सर इंडिया में नहीं काम कर रहा है, कंपनी बाहर की कंट्रीज को भी माल बेच रहा है। जैसे कंपनी का टोटल डीलर्स है 150, और कस्टमर 1 लाख से भी ज्यादा है, और 20 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है। इसका जो डीलर्स है, कहाँ कहाँ पे डीलर्स है, वो इसका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डीलर्स देखने से मुझे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो डीलर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो टोटल कंपनी 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो चलो, इतना ही पता चला। अभी बाकी डिटेल्स भी पता कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डीपली डेटा दिखा दूं तो कंपनी 1994 में स्टार्ट हुआ था, और कंपनी बेसिकली ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी जो क्रेन्स है वो भी कंपनी बनाते हैं, और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग जो इक्विपमेंट्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो द कंपनी ऑफर्स 2 ब्रांड, मतलब 2 ब्रांड है। एक है इंदो फार्म्स एंड दूसरा है इंदो पावर। तो 2 अलग अलग ब्रांड को लेकर कंपनी काम कर रहा है। मतलब दे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंट्रीज इन नेपाल, सीरिया, सूडान, साथ ही साथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज, इस तरीके से कुल मिलाकर 40 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें इसका जो ट्रैक्टर है, कितना हॉर्स पावर है, ये सब कुछ बताया गया है। चलो, इसको देखने से कुछ फायदा होगा नहीं। तो आपको ये देखना है कि कितने एम्प्लॉयज है। 938 एम्प्लॉयज है, और वो भी जून के डेटा के हिसाब से।
तो और टोटली जो एम्प्लॉइज है ऑन पेरोल सिस्टम, मतलब सारे के सारे इसका परमानेंट एम्प्लॉय है, कोई भी कैजुअल एम्प्लॉय नहीं है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, किसी भी कंपनी को काम करने से पहले उसका स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी बता रहे फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मतलब टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो टोटली इंटीग्रेटेड है। और देखा जाए तो ये भी बता रहे कि व्हील आप देख सकते हैं जो जितने सारे इसका मैनेजमेंट है वो फुल्ली एडुकेटेड एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। और साथ ही साथ इन हाउस एनबीएफसी सेटअप, तो कंपनी खुद के एनबीएफसी सेटअप भी करके रखे हैं। मान के चलिए खुद ट्रैक्टर बेच रहा है तो उसके एनबीएफसी सेटअप भी है, तो कंपनी खुद लोन दे देंगे। इस तरीके से सेटअप भी इसका एक स्ट्रेंथ है। क्योंकि देखिए, किसी भी गाड़ी खरीदने से, गाड़ी जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो लोन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, तो अगर कंपनी खुद ही लोन दे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बाकी तो कंपनीज के डिटेल्स आप देख ही सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। कुछ भी कर ले कंपनी, अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कंपनी उतना खास जाम दिखा नहीं सकती। देखिए, एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले हर साल में। छोटा छोटा करके स्टेप बाय स्टेप कंपनी आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी मैसिवली जाम किया है। रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 352 से लेकर 370 और 375, तो रेवेन्यूज में तीन जगह से डेटा अगर देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी खुद के रेवेन्यूज को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। देखिए, मैं पहले बता दूं, ऑटो सेक्टर में जो सेल्स है वो दिन के दिन मतलब लास्ट 1 ईयर से सेल्स डाउन होता देखने को मिले। तो इस जगह पे यहाँ पे भी तो रेवेन्यूज कंटिन्यू हो रहा है, ये अच्छी बात है। क्योंकि इस टाइम ऑटो सेक्टर में सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी इसमें ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छा खासा काम तो कर रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, 13 करोड़ से 15 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। और कंपनी की जो कर्जा है वो देखा जाए तो ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, मतलब कर्जा मतलब है ही नहीं, आप बोल सकते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई में बहुत वीकनेस है, उतना खास ग्रोथ नहीं। और कंपनी के देखिए अर्निंग पर शेयर मुझे सीधा सीधा बहुत कम लगे, और वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा लगे। क्योंकि आज अभी 54 है और लिस्टिंग होने के बाद 105 हो जाएगा, मतलब कंपनी का देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस वैल्यूएशन के कारण शेयर में करेक्शन हो सकता है। क्या सचमुच करेक्शन हो सकता है? उसको देखने से पहले कंपनी के ऊपर अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं तो देखिए, जैसे इसका इस सेक्टर में इंडो फार्म जो इक्विपमेंट्स लिमिटेड है उसके साथ टक्कर लेने वाला दो मार्केट में लिस्टिंग कंपनी है, एक एस्कोट है, एस्कोट कोबाटा है। तो साथ ही साथ एक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो बेसिकली अर्थ मूवर गाड़ी बनाता है, मतलब जैसे क्रेन वगैरह हो गया, इस तरीके से गाड़ियां बनाता है। फिर भी तीनों कंपनी से अगर कंपेरिजन करूं तो अभी जो इंडो फार्म है इसका अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है, बहुत खराब। और वैल्यूएशन पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो बाकी कंपनी का पी रेशियो तो ठीक है, इस कंपनी का पी रेशियो 105 के हिसाब से हो जाएगा, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो यहाँ पे दिक्कत वाला बात देखने को मिला है। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं ये देखूं कि कंपनी इस आईपीओ को की लेके आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ये अगर देखा जाए तो कंपनी बता रहा है कि सिटिंग अप न्यू जो डेडिकेटेड यूनिट फॉर द एक्सपेंशन फॉर द अदर्स पिकअप एंड कैरी, मतलब देखा जाए तो क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कुछ रीपेमेंट्स करना है और प्रीपेमेंट्स करना है, मतलब कुछ बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है उसको भी मिटाना है। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसी सब्सिडरीज, तो इसका जो एनबीएफसी का जो सब्सिडरीज है उसके ऊपर भी फंडिंग का जरूरत है। तो इसलिए सारे कारण की वजह से कंपनी पैसा उठा रहा है। तो क्या सचमुच उसी कारण की वजह से पैसा उठाया जा रहा है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं देखूँ तो टोटल जो आईपीओ का साइज है वो करीबन करीबन 260 करोड़ के आसपास। तो 260 करोड़ में फ्रेश इशू 184 करोड़, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी फंडिंग जो उठा रहा है वो खुद के लिए, मतलब बिजनेस के लिए ही इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और सिर्फ 75 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और कुछ पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। तो आईपीओ का जो प्राइस रेट होगा 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 200 से 215 तक। और इसका जो मतलब डेट है वो 31 दिसंबर से 2 जनवरी, इस तारीख तक कंपनी का आईपीओ मतलब ओपनिंग रहेगा। और इसका जो लिस्टिंग डेट रहेगा आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 के हिसाब से। तो यहाँ पे लिस्टिंग डेट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पे ये बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अगर वो देखा जाए
तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना देखने को मिले, सिर्फ 24 दिसंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 9.77% के आसपास, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना खास देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो जर्नी है उतना पॉजिटिवली जर्नी शायद ना हो सकता है, क्योंकि पहली बात ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है और दूसरी बात ऑटो सेक्टर में इस टाइम में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो शायद इस टाइम ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो इस आईपीओ के ऊपर मेरा खुद की ओपिनियन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं इस आईपीओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट लास्ट दिन देखूंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हुआ है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के ऊपर गया तो ही मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, नहीं तो मैं इस आईपीओ को जरूर अवॉइड करूंगा। बाकी देखिए, मेरे बात सुनकर किसी भी कंपनीज के ऊपर काम मत करना। मेरा काम था कंपनीज का डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।